हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों सरोगेसी को लेकर के एक और मामला सामने आया है। सरोगेसी को लेकर के फिर से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को लेकर के या फिर सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है, उन कानूनों के माध्यम से किस तरह से इस चीज का विनियमन किया जाना है, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाल ही में जो मामला आया है इसकी वजह से ऐसे सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले भी समय समय पर इस प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए जा चुके हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। जो टॉपिक है वह है भारत में फिर छिड़ी सरोगेसी कानून पर बहस। तो सरोगेसी कानून ने किन किन प्रक्रियाओं को लागू किया था, सरोगेसी से जुड़े हुए कौन कौन से कानून लाए गए थे। हालांकि आप लोग एक बार इस पूरे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर और उससे जुड़े जो प्रमुख प्रावधान है उनको समझने के तौर पर फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है, जो खबर आई है उससे जुड़ी हुई, उसमें नयनतारा विघ्नेश कंट्रोवर्सी, व्हाट लॉज रेगुलेट सरोगेसी इन इंडिया, कौन कौन से कानून सरोगेसी को भारत में रेगुलेट करते हैं, और नयनतारा और विघ्नेश से जुड़ा हुआ जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, वो क्या है। हालिया विवाद पर बात कर लेंगे अभी कि क्या विवाद सामने आया है, सरोगेसी कानून कौन कौन से हैं, किस तरह के नियम बनाए गए हैं, उससे जुड़े हुए कौन से प्रावधान हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है किसी भी उत्तर को लिखने के क्रम में, या फिर एक सामान्य नागरिक के नाते भी जानना जरूरी है। विवाद के कौन कौन से बिंदु हैं, निष्कर्ष क्या हो सकता है, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। यह विषय किससे जुड़ेगा, जीएस पेपर 2 से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, सरकारी नीतियां और स्वास्थ्य से जुड़े जो मामले हैं। ठीक, चलिए तो अब शुरुआत करें इस टॉपिक की, जहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में मतलब बेसिकली ये हुआ है कि नयनतारा और विघ्नेश नाम के दो साउथ के कहीं कलाकार थे। एक जहां पर डायरेक्टर है विघ्नेश, जो फिल्में बनाते हैं, और नयनतारा एक एक्ट्रेस है। तो इन्होंने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करी कुछ दिनों पहले। सोशल मीडिया पर जब उन्होंने शेयर किया, उन्होंने बताया कि उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। इस फोटो के शेयर होने के कुछ समय के बाद इस बात पर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। विवाद किस संदर्भ में, कि जो बच्चे हुए हैं इस बारे में कई लोगों को संदेह हुआ, इसमें सरोगेसी की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। और इसी क्रम में जब आगे चल करके वहां के हेल्थ मिनिस्टर से इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी इसके बारे में ये कहा कि हालांकि इससे जुड़े कई सारे कानून मौजूद हैं, लेकिन उन कानूनों को लेकर के कई तरह के दुरुपयोग अगर सामने आएंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी। और जांच को लेकर के उन्होंने फिर एक बात जब कही, तो ये बात और फिर यहाँ पर सामने आई कि अब जांच भी इसको लेकर के होगी। तो कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे कि सरोगेसी की प्रक्रिया क्या है। अगर यहाँ पर एक बात कही गई है कि इन्होंने सरोगेसी की प्रक्रिया का सहारा लिया है, तो सरोगेसी की प्रक्रिया का सहारा कौन कौन व्यक्ति ले सकता है। हालांकि अभी इनसे जुड़ी हुई कोई जांच सामने नहीं आई है, ना ही इन्होंने कोई खुद से स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन इस बात ने पूरे देश में फिर से इस बहस को ताजा कर दिया है। तो हम समझेंगे इस पूरे कानून को, पूरी प्रक्रिया को, कि किस तरह से इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल है, क्या होती है सरोगेसी, जिसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। तो सरोगेसी को एक, अगर हम उसकी परिभाषा देखें, तो एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक महिला एक इच्छुक जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंपने का इरादा रखती है। ये कानून के तहत ऐसी परिभाषा दी गई है। इसको आप बेसिकली अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई महिला जो कि किसी अन्य के लिए कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को धारण करेगी और बच्चे के जन्म के बाद वह बच्चा उनको सौंप देगी। ठीक है, तो इसी सरोगेसी प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले तक जब तक कोई भी कानून भारत में मौजूद नहीं था, तो सरोगेसी की प्रक्रिया भारत में पहले भी अपनाई जाती थी। लेकिन उस प्रक्रिया को अपनाए जाने में जब कई तरह की सामाजिक, आर्थिक या फिर व्यक्तिगत जो चिंताएं थी वो उभर करके सामने आई, तब जाकर के सरकार ने फिर इससे जुड़े कुछ कानून पारित किए, कुछ नियमों को सख्त किया। पहले क्या हो रहा था सरोगेसी की प्रक्रिया में, कि सरोगेसी की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के लिए कई सारे विदेशी लोग भारत में आते थे, क्योंकि भारत में यह जो कानून है यहाँ के वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं है। दूसरी बात, भारत के अंतर्गत सरोगेसी की प्रक्रिया ज़्यादा आसान, सुलभ और सस्ती थी। तो सामान्य रूप से प्रक्रिया का लाभ लेने में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दिक्कत कब सामने आई, जब उस प्रक्रिया का या फिर उस स्थिति का एक तरीके से दुरुपयोग देखने को मिलने लगा। लोग सरोगेसी की प्रक्रिया का सहारा लेते थे, बच्चे के जन्म का इंतजार करते थे, लेकिन कई बार कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर बच्चे को अपनाए जाने से उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह के कई सारे केस चलते रहे, जिसके बाद फिर सरोगेसी से जुड़े जो कानून है उनको पारित किया गया। तो कौन कौन से प्रमुख कानून है,
पहला है सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021, उसके बाद सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021। ये दो प्रमुख कानून हैं और कानूनों को मंजूरी दिए जाने के बाद इस साल 2022 में सरोगेसी विनियमन नियम 2022 भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। तो एक एक करके इन कानूनों के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं उनको हम समझते हैं। पहले सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 यानी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। पहली बात इसमें कही गई है स्पष्ट रूप से कि वाणिज्यिक रूप से सरोगेसी की अब अनुमति नहीं है, यानी कि कोई दंपत्ति किराए पर अब किसी महिला का सहारा नहीं ले सकता, उसको शुल्क दे करके, भुगतान दे करके सरोगेसी प्रक्रिया को इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी स्तर पर। और ऐसी सुविधाएं देने वाले जो क्लिनिक होंगे वो भी अब ऐसी सुविधाओं को नहीं दे सकेंगे। अब जो सरोगेसी भारत में होगी वो केवल और केवल परोपकारी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके की जाएगी। वर्तमान कानून ऐसी बात करते हैं। जहां पर कोई बांझ भारतीय विवाहित जोड़ा जो होगा उसके लिए इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। बांझ का मतलब इनफर्टाइल, जहां पर वह दंपत्ति किसी बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हों, तो उस स्थिति में इस प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। वहां पर जो पति की उम्र होगी कितनी होनी चाहिए? 26 से 55 वर्ष के बीच में। वहीं जो महिला होगी या उनकी पत्नी होगी उनकी आयु 23 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए भी जिला मेडिकल बोर्ड से सहमति ली जानी आवश्यक है। जब वह इस बात को कह देंगे कि हाँ ये दंपत्ति इनफर्टाइल पोजीशन में है, ऐसी स्थिति में है जहां पर इनको चिकित्सकीय सहायता ली जानी चाहिए इनके द्वारा, तो फिर वहां पर ऐसी सुविधा ली जा सकती है। इसके अलावा और कौन कौन ले सकता है सुविधा? कोई विधवा, विडो या तलाकशुदा महिला को ऐसी अनुमति है। ध्यान रखिएगा, केवल महिला को, ठीक, पुरुष को ऐसी अनुमति नहीं है। और जो महिला को अनुमति है उसकी आयु 35 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तब फिर सरोगेसी की सुविधा वो ले सकते हैं। ऐसे दंपत्ति भी हो सकते हैं जिनके पास पहले से ही कोई संतान हो, चाहे वह उनका खुद की संतान हो या फिर उन्होंने गोद लिया हो, या फिर सरोगेसी करा करके पहले कोई संतान उत्पन्न की हो, तो फिर उनको फिर सरोगेसी की अनुमति नहीं है। इसमें कुछ अपवाद जरूर दिए हैं, जैसे कि अगर उनकी संतान मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, या फिर जीवन के लिए कोई खतरा है उसे, या फिर कोई बीमारी है, ऐसी स्थिति में फिर वो सरोगेसी की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा एकल पुरुष को इसकी अनुमति नहीं है, यानी सिंगल मेल को इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। वो जाकर के अगर सोचे कि वह पिता बनना चाहता है और अकेला उसकी परवरिश करेगा, तो फिर वो सरोगेसी की प्रक्रिया के माध्यम से किसी बच्चे को नहीं ले सकता। अब जिन पॉइंट्स पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उन पॉइंट्स में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी विवाद आपको देखने को मिलेगा, तो विवाद के मुद्दों पर हम देखेंगे। इसके आगे सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट में ही तो जो महिला सरोगेट मां बनना चाहती है उनकी आयु 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए और वह विवाहित होनी चाहिए और उनका पहले से कोई एक अपना बच्चा होना चाहिए। जीवन में केवल एक बार वो सरोगेट मदर बन सकती हैं और सरोगेट मां बनने की प्रक्रिया में यदि कोई मिसहैपनिंग होती है, गर्भपात हो जाता है, तो वो 3 अटेम्प्ट्स ले सकती है, यानी कि 3 प्रयास ऐसे किए जा सकते हैं जहां पर वो मां बनने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएं। इसके अलावा उनको लिखित सहमति भी अपनी जतानी होगी और उन्हें चिकित्सकीय रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से फिट होना चाहिए। ये भी इसमें जुड़ा एक कानून है। इसके अलावा इच्छुक दंपत्ति, यानी कि जो दंपत्ति है जो कराना चाह रहे हैं, सरोगेसी की सुविधा लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई सिंगल महिला, उससे आनुवंशिक रूप से ये संबंधित भी होनी चाहिए वह महिला जो कि सरोगेट मां बनने की सुविधा एक तरह से दे रही है। और क्या बात कही गई है? सरोगेट मां के लिए 36 महीनों का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाना बहुत जरूरी है, खासकर वो जो इसकी सुविधाएं ले रहे हैं। मान ली कोई दंपत्ति है या फिर कोई महिला है, तो वो फिर इनके लिए 36 महीनों का मिनिमम एक स्वास्थ्य बीमा कवर करा करके चलेंगे। चिकित्सा से जुड़े हुए जो भी खर्चे आएंगे, जो भी शुल्क लगेगा वो देंगे, और अन्य जो भी निर्धारित खर्चे उससे जुड़े होंगे वो देंगे। यहाँ क्या नहीं दिया जा सकता? किसी भी तरह का कोई उपहार, कोई शुल्क, किसी तरह का कोई पेमेंट, कोई पुरस्कार या किसी भी अन्य तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता। यानी ये पूरी तरह से परोपकारिता पर आधारित है। हमने शुरुआत में ही बात की, वाणिज्यिक अनुमति नहीं दी गई है। यही बात यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि किसी भी तरह की कोई राशि नहीं दी जा सकती, कोई भुगतान नहीं किया जा सकता उन्हें। इसके अलावा जन्मा बच्चा जो है उसको ना अपनाने की अनुमति नहीं है, यानी किसी दंपत्ति ने अगर ऐसा कर दिया कि उनको बच्चा चाहिए और फिर बच्चा पैदा होता है, तब फिर वो उसको स्वीकारने से मना नहीं कर सकते। साथ ही जो बच्चा पैदा होगा वह उसका ही जैविक संतान माना जाएगा। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत
गर्भपात की अनुमति दी गई है उन्हीं नियमों के मुताबिक जो वर्तमान में लागू है, तो गर्भपात कराया जा सकता है लेकिन नियमों के मुताबिक। इसके अलावा जो दंपत्ति इसकी सुविधा ले रहा है उसकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा। और इससे संबंधित यदि कोई भी अपराध देखने को मिलता है किसी क्लिनिक के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, इससे जुड़े जो नियम है यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो वहां पर अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद या फिर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है अधिकतम। तो ये जुर्माने की बात भी इसमें शामिल कर दी गई है। दूसरा एक जो कानून हमने चर्चा की थी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी रेगुलेशन एक्ट 2021, इसको ART एक्ट भी बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन एक्ट 2021। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, तो ये जो कानून है इससे जुड़ी हुई जो सुविधा दी जानी है उसकी तकनीक है, तो तकनीक को रेगुलेट करता है, तकनीक से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं। तो यहाँ पर मानव शरीर के बाहर कोई स्पर्म सेल हो या फिर कोई एग सेल हो, तो उसको संभाल कर रखने की जो बातें आती हैं, जहां पर हम प्रिजर्विंग वाले जो बैंक्स होते हैं जहां पर इनको एक तरीके से स्टोर करके रखा जाता है, फ्रिजिड फॉर्म में जमा करके रख दिया जाता है ताकि आने वाले समय में इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो कोई भी विवाहित जोड़े, लिव इन पार्टनर्स, एकल महिला और विदेशियों को यहाँ पर अनुमति आपको दिखाई देगी कि दी गई है। ठीक, तो मानव शरीर के बाहर चूंकि स्पर्म कोशिका जो प्रजनन कोशिकाएं हैं उनको संरक्षित करना ताकि अन्य तकनीकों के माध्यम से फिर संतान को उत्पन्न किया जा सके। जैसे कौन कौन सी प्रमुख इसमें तकनीकें हैं, गैमेट का डोनेशन, दूसरा अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान, इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए फिर इस कानून को भी लाया गया है। अन्य प्रावधानों में अगर देखें तो जो भी नियम यहाँ पर आपको दिखाई दिए हैं, अभी जो भी नियम बनाए गए हैं उनको पालन कराए जाने के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की भी बात है कि अलग अलग तरह के प्राधिकरण बनाए जाएंगे ताकि इससे जुड़े जो नियम हैं, रेगुलेशन है, उनको लागू किया जा सके। इसके अलावा सरोगेसी से जुड़े जो क्लिनिक हैं, क्लिनिकों के लिए भी यहाँ पर कुछ नियम है, जैसे कि इनको सरकार के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो पंजीकृत होंगे केवल वही ऐसी सुविधाएं दे सकेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक ऐसे लगभग 1000 से भी कम क्लिनिक वर्तमान में मौजूद होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा बताया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का भी गठन करेंगे। जैसे कि अगर इनका एक उदाहरण समझे कि क्या करेगा राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, तो ये केंद्र सरकार को सलाह देगा इससे जुड़े हुए मुद्दों पर। इसके अलावा सरोगेसी क्लिनिक की आचार संहिता निर्धारित करेगा और इस अधिनियम यानी इस एक्ट से जुड़े जो भी कार्यान्वयन हो रहे हैं उनकी समीक्षा करेगा। ठीक है, और कोई शिकायत मिलने पर शिकायत से संबंधित और कोई प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो कुछ और प्राधिकरणों की बात करें तो जैसे कुछ प्राधिकरण क्लिनिकों को लाइसेंस देने या उनका लाइसेंस रद्द करने से संबंधित है, कुछ इन अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने से संबंधित है। तो कई सारे इस तरह के प्राधिकरण भी बनाए गए हैं ताकि इससे जुड़े हुए जो कानून हैं उनको ठीक से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं विवाद के बिंदुओं पर, जो कि बहुत जरूरी है समझना। इसमें विवाद के बिंदु जो हैं वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो खबर देखी, अगर आप उस बात से यहाँ पर जोड़ करके देखेंगे तो कई सारी बातें इस कानून को समझने के बाद आपको क्लियर हो सकेंगी। जैसे पहला तो ये है कि विवाहित भारतीय जोड़ों को सीमित सशर्त अनुमति दी गई है। ठीक, कि केवल किस उम्र से किस उम्र तक ही आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, बांझपन की इसमें जो अनिवार्यता बताई गई है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए तभी आप ले सकते हैं। आपकी वैवाहिक स्थिति को लेकर के यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि यदि आप विवाहित हैं तो ही सुविधा ले सकते हैं, विवाहित ना होने पर किस तरह की समस्याएं हैं। ठीक, अगर आप महिला हैं तो सुविधा ले सकते हैं, पुरुष हैं तो ऐसी सुविधा नहीं ले सकते। अगर आप सिंगल पेरेंट बनना चाहते हैं पुरुष होकर के, ठीक, एज को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर किस तरह की समस्याएं सामने आएंगी इसको समझें। तो पहला, प्रजनन का अधिकार जो कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल हो सकता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो पहली बात कही गई है कि अनुच्छेद 21 का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। राज्य को ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिए कि वह किसी व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता को रोके। ठीक, दूसरा, एक पुरुष को अनुमति ना देना भी एक तरीके का यहाँ पर कहा गया है कि विरोधाभास दिखाई देता है इस कानून के अंतर्गत। तीसरा, जो यहाँ पर अनिवार्यता रखी गई है बांझपन की, यहाँ पर समस्या क्या है कि आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। तो जो सर्टिफिकेट देने की बात आती है तो किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जो कि गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आ सकती है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही गोपनीयता का अधिकार अब आता है जो कि एक मौलिक अधिकार है, तो इसका भी एक तरह से उल्लंघन किया गया है।
इसके अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पर सरोगेसी, जो वाणिज्यिक सरोगेसी पहले की जा रही थी, तो अब उसको परोपकारी सरोगेसी में बदल दिया गया है। ठीक, तो इससे यदि कोई महिला वाणिज्यिक सुविधा देना चाह रही थी तो इससे उसको भी नुकसान होगा। अब कोई भी महिला आगे नहीं आएगी इस तरह की सुविधा देने के लिए, खासकर जो वाणिज्यिक से जुड़ी हुई थी। दूसरी परोपकारी सुविधा है यहाँ पर, तो परोपकारी में भी आनुवंशिक वाली बात लगा दी गई है। तो जो संबंधी होंगे केवल वही यहाँ पर सामने आ सकते हैं, और संबंधियों की संख्या फिर सीमित है। ऐसे में जो लोग माता पिता बनना चाहते हैं उनके सामने फिर जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। इसके अलावा एक समस्या भावनात्मक भी यहाँ पर निकल करके आती है। कैसे? यानी कि अब जो संबंधी होगा वो जानता होगा कि हम किसके लिए उस बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वह उस बच्चे से मिलता रहे, उसका लगाव बना रहे। तो एक भावनात्मक समस्या भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये वाली जो समस्याएं हैं इन पर हमने चर्चा कर ही ली। तो ओवरऑल अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, तो कई सारे यहाँ पर चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई सारी इससे जुड़ी जो याचिकाएं हैं वो उच्च न्यायालयों के सामने लंबित भी हैं, तो उनका जब समाधान होगा आने वाले समय में, या फिर जो प्रावधान लाए गए हैं उनका अपना एक पक्ष हमें सही दिखाई देगा। क्योंकि एक समय में जब लोगों का शोषण हो रहा था महिलाओं का, तो वहां पर राज्य के द्वारा यह किया गया कार्य शोषण को रोकता है, ठीक, और सुविधा भी देता है एक तरह से। लेकिन जो दूसरा इसका पक्ष है, व्यावसायिक पक्ष, वहां पर फिर ये कहीं ना कहीं व्यावसायिक वाली स्वतंत्रता को समाप्त करता है। ठीक, तो इससे जुड़ा हुआ क्या सवाल हो सकता है? सवाल देखिए, परोपकारी सरोगेसी क्या है? भारत में सरोगेसी से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में आप इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सेशन में हमने जिन बातों को डिस्कस किया है वो एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करने के साथ साथ चूंकि ऐसे मुद्दे जब भी सामने आते हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उत्तर भी लिख सके और खुद से भी उन मुद्दों पर कुछ सोच बना सके। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।